जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, जब भी रशिया की तरफ से कोई नया हथियारों को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए दुनिया के सामने लाया जाता है तो सबसे पहले प्रमुख दो रशियन एलाई देशों के बीच में ही रेस शुरू होता है। दोस्तों, ये दो देश असल में इंडिया और चाइना है और दोस्तों दोनों देशों की तरफ से ही सोवियत निर्मित और रशियन निर्मित हथियारों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से देखे तो सोवियत और रशियन नया जनरेशन के हथियारों को लेके दोनों देशों के अंदर एक रेस चलता है। और दोस्तों, ये रेस अब रशिया से अलग होते हुए सोवियत यूनियन से टूटा हुआ और एक देश मतलब यूक्रेन तक आके रुका है। और अब इंडिया और चाइना के बीच में एक तरीके से देखे तो यूक्रेन को लेके भी रेस शुरू हुआ है। दोस्तों, चाइना यूक्रेन के साथ मिलकर अपने जेट इंजन के कमियों को दूर करने के लिए आगे जहां पे बढ़ रहा है, तो वहीं पे यूक्रेन भारत के साथ अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भारत यूक्रेन के साथ आगे बढ़ते हुए चाइना के मंसूबे के ऊपर पानी फेर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना द्वारा बनाए गए फाइटर एयरक्राफ्टों में सबसे बड़ी कमी इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके है। चाइना कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों को कॉपी करके बनाने में सक्षमता तो हासिल कर चुका है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन के टेक्नोलॉजी हासिल करने में चाइना को कोई भी सफलता नहीं मिला। चाइना अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में ज्यादातर रशियन निर्मित इंजनों का ही इस्तेमाल करता है। इवन हाल फिलहाल में रशिया की तरफ से भी चाइना को सबसे बेस्ट या आधुनिक जनरेशन के इंजन देने से जिस तरीके से आनाकानी किया जा रहा है, उससे चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस भी दिन ब दिन घटता जा रहा है। ऐसे में जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया। प्लान के मुताबिक चाइना सोवियत यूनियन से टूटे हुए देश यूक्रेन का एक जेट इंजन निर्माण करने वाले कंपनी को खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा था, ताकि चाइना को जेट इंजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी मिल पाए और यूक्रेन से इस तरीके के टेक्नोलॉजी को हासिल करते हुए चाइना अपने एयरक्राफ्टों को उन्नत कर पाए। पर इस मामले में चाइना को मुंह की ही खाना पड़ा। हाल ही में यूक्रेन द्वारा अपने इस कंपनी को गवर्नमेंट के अंदर लाने का बात कहा गया। इसका मतलब यह है कि ना ही चाइना अब इसमें इन्वेस्ट कर पाएगा और ना ही चाइना इस कंपनी को खरीद पाएगा। ऐसे में कंपनी के पास जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उस तक चाइना का पहुंच होने का संभावना अब ना के बराबर हो चुका है। दोस्तों, माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस डिसीजन के पीछे या फिर बोले तो चाइना के मिला हुआ इस झटके के पीछे बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। हाल ही में अमेरिका के दबाव से ही यूक्रेन द्वारा कंपनी को गवर्नमेंट के अधीन किया गया है। इवन हाल ही में चाइना के शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो 4th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर बनाने का बात कहा गया है, माना तो ये भी जा रहा है कि उसके पीछे भी असल कारण 5th जनरेशन के इंजन ना होना। चाइना WS-15 और WS-10 नामक इंजनों के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन चाइना के पास फिलहाल 5th जनरेशन के इंजन या फिर वेस्टर्न कंट्रियों के जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के इंजन नहीं है। और बिना ऐसे इंजनों के चाइना अपने एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बराबर का नहीं ला सकता। इसी वजह से माना जा रहा है कि चाइना J-31 एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन का ना बना के इसमें पुराने जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल करते हुए एक 4th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इससे चाइना को अपने गोल को अचीव करने में जहां पे कई साल और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी चाइना द्वारा इनडायरेक्टली यूक्रेन से ऐसे टेक्नोलॉजियों को हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है। दोस्तों, चाइना जिस तरीके की रणनीति और जिस तरीके के डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है, उससे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अन्य कई तरीके के हथकंडे को चाइना द्वारा अपनाया जा सकता है, जिनमें इन्वेस्टमेंट का प्रलोभन भी एक बहुत बड़ा हथकंडा हो सकता है। इवन यूक्रेन द्वारा डेवलप किए जाने वाले हथियारों को खरीदने के आड़ में भी चाइना यूक्रेन से ऐसे टेक्नोलॉजियों को हासिल कर सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पे चाइना के सामने सबसे बड़े बाधा के रूप में भारत आगे आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन भारत को कई सारे हथियारों को सप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। और अगर भारत यूक्रेन के साथ चाइना से पहले ही ऐसे कोई समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करवा लेता है तो चाइना के लिए ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि यूक्रेन किस किस तरीके के हथियारों के डील को लेकर भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। यूक्रेन बेसिकली भारत को अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए बीते कुछ सालों से ऑफर कर रहा है। और दोस्तों, इन ऑफरों में सबसे प्रमुख है AN-132, मतलब एंटोनोव कंपनी की तरफ से बनाया हुआ AN-32 का अपग्रेडेड वर्जन। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने हॉकर सिडली HS-748 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर रहा है, जिसके लिए एयरबस कंपनी के C-295W एयरक्राफ्टों को चुना गया है। जबकि हॉकर सिडली एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के बाद संभावित नेक्स्ट फेज में मतलब आने वाले और कुछ सालों के बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा AN-32 एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस किया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स में हॉकर सिडली एयरक्राफ्टों के तुलना में AN-32 एयरक्राफ्टों का संख्या काफी गुना ज्यादा है। ऐसे में इस एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट डील को जिस कंपनी के तरफ से भी हासिल किया जाएगा, उस कंपनी को काफी बड़ा आर्थिक सहारा भी मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के हॉकर सिडली रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के साथ साथ AN-32 रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को भी हासिल करने के लिए एयरबस कंपनी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में एंटोनोव कंपनी की तरफ से AN-32 के बेस पे ही बनाया हुआ नया जनरेशन के AN-132 एयरक्राफ्टों का पेशकश भारत को किया गया है।
यूक्रेनियन कंपनी एंटोनोव का ये भी कहना है कि AN-132 मल्टीपर्पज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट का सबसे सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। इन नया एयरक्राफ्टों को जहाँ पे AN-32 के बेस पे ही बनाया गया है, वहीं पे यूक्रेन का ये भी कहना है कि एयरक्राफ्टों में कई सारे यूनिक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी जोड़ा गया है, जिनमें हाई टेम्परेचर और हाई ऑल्टीट्यूड में एयरक्राफ्टों का कैपेबिलिटी पुराने एंटोनोव 32 के तुलना में काफी अधिक है। जबकि ये एयरक्राफ्ट 9.2 टन के कार्गो को लेके भी उड़ान भर सकता है। जबकि दूसरी तरफ और एक एयरक्राफ्ट AN-178 का भी पेशकश हाल ही में यूक्रेन के द्वारा भारत को किया गया। हाल फिलहाल में कुछ खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि संभावित यूक्रेन ऐसे एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, ये जो AN-178 एयरक्राफ्ट है, इसे कैपेसिटी के मामले में C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों के बराबर का एयरक्राफ्ट माना जाता है। जबकि कुछ जगहों में यह भी चर्चा किया गया कि संभावित इन एयरक्राफ्टों के बेस पे यूक्रेन इंडियन एयरफोर्स के जरूरत को देखते हुए एक नया एयरक्राफ्ट को भी तैयार करके इंडिया को ऑफर कर सकता है। और ये नया एयरक्राफ्टों को लेके कहा जा रहा है कि ये संभावित AN-188 होगा, मतलब AN-178 के 3 इंजन वेरिएंट, जो कैपेसिटी के मामले में C-130J सुपर हर्कुलिस से अधिक पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन C-17 ग्लोबमास्टर के तुलना में कम पेलोड क्षमता वाला एयरक्राफ्ट होगा। पर दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से जो एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है, इसका क्षमता कितना है और कितना पेलोड लेके ये उड़ान भर सकता है, बल्कि यहाँ पे सवाल ये है कि यूक्रेन की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ चाइना जहाँ पे यूक्रेन को अपने खामियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे भारत यूक्रेन को ज्वाइंट वेंचर के तहत डिफेंस प्रोजेक्टों में जोड़ के आगे बढ़ सकता है। इससे एक तरफ जहाँ पे यूक्रेन के आर्थिक मुश्किलों का निवारण होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के आवश्यकताओं का भी पूर्ति हो सकता है। दोस्तों, यूक्रेन के साथ ज्वाइंट वेंचर में या बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से भारत को खाली चाइना का मुकाबला करने में मदद नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरी तरफ अपने डिफेंस सेक्टर में भी उन्नतिकरण का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों से भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे आने वाले दशक में हमें किसी अन्य देश के ऊपर और निर्भर ना होना पड़े। पर हाल फिलहाल का सिचुएशन को अगर देखा जाए तो भारत 60% या उससे अधिक सोवियत या रशियन हथियारों का इस्तेमाल करता है, और यूक्रेन भी सोवियत यूनियन से टूट के बना हुआ एक ऐसा देश है जिसके पास रशिया के बाद सबसे ज्यादा सोवियत हथियार या सोवियत टेक्नोलॉजी का एसेस है। ऐसे में यूक्रेन द्वारा सोवियत जमाने के बनाए हुए कई सारे हथियारों के अपग्रेडेशन और सोवियत टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड कई सारे हथियारों का निर्माण भी किया जा रहा है, चाहे वो टैंक के सेक्टर में हो या फिर एयरक्राफ्टों के सेक्टर में हो। इवन यूक्रेन के पास जेट इंजन के अलावा नेवी के जहाजों में भी इस्तेमाल होने वाले इंजनों को बनाने का फैसिलिटीज है, और इन फैसिलिटीज से निर्मित इंजनों का इस्तेमाल यूक्रेन के अलावा भारत और रशिया जैसे देशों की तरफ से भी किया जाता है। हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट 11356 के डील के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कैसे रशिया को इंजन ना मिलने के कारण से रशिया से इन जहाजों को भारत द्वारा खरीदा जा रहा है, और उसमें यूक्रेन के निर्मित इंजनों का इस्तेमाल होगा। ऐसे में अगर भारत यूक्रेन के साथ समझौते के तहत आगे बढ़ता है या बड़े डिफेंस डीलों को यूक्रेन के साथ आगे बढ़ाता है, तो इससे भारत को सोवियत और रशियन निर्मित हथियारों को अपग्रेड करने में या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड मदद भी मिल सकता है। इवन भारत के पास जो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल गैप हाल फिलहाल में बचा हुआ है, उसे भी पूरा करने में यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ा मदद किया जा सकेगा। पर इन बातों से भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे चाइना के मंसूबे को ध्वस्त किया जा सकेगा, और चाइना जो जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, उसे कम से कम कुछ और साल तक डिले कराया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।